भारत, इस दुनिया का सबसे सुंदर देश, एक सोने की चिड़िया। एक समय ऐसा था जब भारत इस पूरे विश्व का एक विश्व गुरु था। इस दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता थी। लेकिन इस भारत देश पर कई आक्रमण हुए। कई विदेशी आक्रांताओं ने हमारी इस प्राचीन वैदिक संस्कृति पर आक्रमण किया, यहाँ के मंदिर तोड़े, यहाँ कत्लेआम मचा दिया, इस देश को लूटा, बर्बाद किया। ऐसे बहुत सारे अग्नि दिव्यों से हमारा भारत देश गुजरा है। हमारे भारत देश का इतिहास 5000 वर्षों से भी पुराना है। लेकिन इस इतिहास में ऐसे कई सुवर्ण पन्ने हैं जो इस देश के वीरों ने और वीरांगनाओं ने अपने नाम लिखे हैं। और ऐसी ही कुछ कथाएं लेकर मैं आपके पास आया हूँ। हमारे देश के वामपंथी इतिहासकारों ने और अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इतिहास में हमेशा यही बताया गया है कि भारत देश पर आक्रमण हुए, भारत देश को लूटा गया, बर्बाद किया गया और हम पिछले 2000 सालों से केवल गुलामी में ही जी रहे हैं। एक गुलामगिरी की या गुलाम की मानसिकता हमारे अंदर डालने के लिए अंग्रेजों ने और वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसा इतिहास लिखा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात सच है? क्या हम सिर्फ गुलामी में ही थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारे देश में ऐसे कई वीर पैदा हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान तक दे दिया, जिन्होंने अपने वीरता से, साहस से और पराक्रम से और अपनी बुद्धिमत्ता से हर बार गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ा है और हर बार इस देश को स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया है। हर विदेशी आक्रांता को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है और युद्ध करके, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उन्होंने हर आक्रांता को इस देश से बाहर खदेड़ दिया है। 2300 साल पहले ये कथा है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। वो समय था 327 BC, लगभग 2300 साल पहले, जब अखंड भारत कुछ यूं था। अफगानिस्तान से लेकर हिंद महासागर तक हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति फैली हुई थी। अनेक हिंदू राजा बड़े वैभवशाली तरीके से राज कर रहे थे और हम सब बड़े सुख से जी रहे थे। और तभी एक विदेशी आक्रांता भारत आया, इस देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए और यहाँ पे राज करने की महत्वाकांक्षा लेकर। और वो था अलेक्जेंडर। जी हाँ, ये वही अलेक्जेंडर है जिसे हमारे अंग्रेज़ों के इतिहासकारों ने और हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा है। इसके बारे में क्या बताया जाता है हमें कि ये विश्व विजेता था, इसने पूरी दुनिया को जीता था। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि यह भारत तक नहीं जीत पाया था। जानते हैं आप, अलेक्जेंडर फिलिप का बेटा था। फिलिप था बेबीलोन का राजा जो आज का ग्रीस है। और इस अलेक्जेंडर ने बड़ी कम उम्र में एक बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माण किया था। अलेक्जेंडर के सामने ऐसा कोई था ही नहीं जो खड़ा हो सके, जो उसके सामने टिक सके। अलेक्जेंडर ने हर शत्रु को, हर दुश्मन को युद्ध भूमि में धूल चटाई। आप जानते हैं अलेक्जेंडर का साम्राज्य कितना बड़ा था? बहुत बड़ा दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा। अलेक्जेंडर का साम्राज्य था आज का ग्रीस से लेकर आज के पर्शिया तक। पूरा का पूरा एशिया खंड अलेक्जेंडर ने जीत लिया था और कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया था। अलेक्जेंडर को इतना घमंड हो चुका था कि वो अपने आप को ईश्वर का, भगवान की औलाद समझने लगा था। और फिर उसने सोचा कि अगर मुझे विश्व विजयी बनना है, दुनिया को जीतना है, तो भारत को जीतना पड़ेगा। और इसीलिए इस महत्वाकांक्षा को लेकर, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो अपनी सेना लेकर भारत की ओर आया। उसे लगा था कि जैसे पर्शिया का राजा उसके सामने एक ही लड़ाई में ढेर हो गया था, वैसे ही भारत के जो राजा थे वो भी उसके सामने ढेर हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि अलेक्जेंडर खुद ही ढेर हो गया। भारत को जीतना दूर की बात है, वो तो भारत के 1/3 हिस्से को भी नहीं जीत पाया था। दोस्तों, ये था अलेक्जेंडर का साम्राज्य। आप देख रहे हैं कितना बड़ा साम्राज्य अलेक्जेंडर ने निर्माण किया था। पूरी दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा लेकर सिकंदर भारत की ओर आया। उस वक्त भारत में मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था जिस पर नंदा वंश के राजे राज कर रहे थे। और आज का जो सिंध है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान आज का जो है, उस समय में वहाँ पर कई हिंदू राजा अपने छोटे छोटे राज्यों को लेकर राज कर रहे थे। सिकंदर को लगा था कि वो उन सारे राजाओं को हरा देगा और भारत जीत जाएगा। और यही महत्वाकांक्षा लेकर वो पहुंचा तक्षशिला में। तक्षशिला जिसका राजा था अंबुश। ये तक्षशिला वहीं पर है जहां आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान है।
इस तक्षशिला में एक विश्वविख्यात विद्यापीठ यूनिवर्सिटी थी, जहाँ दुनिया भर के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वो उस ज़माने का हार्वर्ड ही था। अलेक्जेंडर तक्षशिला की ओर आया। वहाँ का राजा अंबुश बड़ा ही कायर था, डरपोक था। वो बिना लड़े ही अलेक्जेंडर के सामने झुक गया और अलेक्जेंडर से संधि कर ली। अलेक्जेंडर को भी बड़ा खुशी हुई, उसकी सेना को खुशी हुई कि भारत में पहला ही राजा उसके सामने झुक गया। इस पहली जीत को लेकर अलेक्जेंडर बढ़ा अपने अगले शत्रु की ओर, राजा पोरस। इस देश का एक बड़ा ही बहादुर, बड़ा ही पराक्रमी वीर, जो देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार था। जब उसने देखा कि सिकंदर कैसे घमंड में आकर इस देश को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो राजा पोरस ने यह निर्णय लिया कि वो सिकंदर के सामने ऐसा मुकाबला देगा कि सिकंदर भागने पर मजबूर हो जाएगा। राजा पोरस और सिकंदर, इनके बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ हाइडास्पेस। ये बड़ा ही विख्यात लड़ाई है हमारे देश के इतिहास में। राजा पोरस और सिकंदर, इन दोनों ने बड़े ही वीरता के साथ एक दूसरे का सामना किया। एक ऐसा दौर आ चुका था जहां पर युद्ध भूमि पर राजा पोरस जीतने ही वाला था, लेकिन सिकंदर के युद्ध कौशल के कारण राजा पोरस की हार हुई। सिकंदर ने बड़े ही चालाकी से राजा पोरस को घेरा और उसे बंदी बनाया, लेकिन सिकंदर की भी काफ़ी सेना मारी गई, उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ। जब राजा पोरस को उसने पराजित करके उसे बंदी बनाया और अपने सामने प्रस्तुत किया गया, तब सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि बताओ, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें किस तरह से ट्रीट करूं, क्या बर्ताव करूं मैं तुम्हारे साथ। तब राजा पोरस ने कहा, बड़े ही गर्व से उन्होंने कहा अलेक्जेंडर के सामने कि तुम मुझे बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ बर्ताव करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है। इस जवाब को लेकर सिकंदर बड़ा ही प्रभावित हो गया कि एक राजा जो हारा है और मेरे सामने झुका है, लेकिन फिर भी वो अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात से खुश होकर पोरस को उसने अपना राज्य वापस दे दिया। पोरस ने भी उस वक्त सिकंदर की भले ही नॉमिनली सही लेकिन अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। इस बात के बाद सिकंदर की सेना भले ही जीत गई थी, भले ही उन्होंने वो छोटी सी लड़ाई जीती थी, लेकिन उनके अंदर एक खौफ छा गया था। उन्हें पता चल चुका था कि भारत के वीर, उनके तलवार का, उनके खड्ग का पानी बड़ा ही धारदार है। बड़े ही डर के मारे वो कांप रहे थे। और ऐसे में सिकंदर अपने अगले राज्य की ओर बढ़ा। उस समय में वहाँ छोटे छोटे राज्य काफ़ी थे, और दुर्दैव की बात तो ये है कि उन सारे राजाओं ने, अगर वो सारे एक साथ हो जाते और एक साथ अपनी सेना मिलाकर सिकंदर के सामने लड़ते, तो सिकंदर को हराने में ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सारे राजा अलग अलग तरीके से सिकंदर के साथ लड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से सामना किया। सिकंदर राजा पोरस को हराने के बाद दूसरे राज्यों की ओर बढ़ गया। उस समय में वहाँ दो राज्य थे, मालव और शूद्रक, और ये दोनों ही उस जमाने में आयुधजीवी कहा जाते थे। यानी कि इन दोनों राज्यों में जो प्रजा थी, जो सामान्य प्रजा थी, उनको भी युद्ध की शिक्षा दी गई थी, उनको भी लड़ने के लिए सक्षम बनाया गया था। और इन दोनों राज्यों ने, मालव और शूद्रक, इन दोनों राज्यों ने एक साथ होकर सिकंदर का सामना किया। उन्होंने अपने राज्य के ओर एक बड़ी सी तटबंदी खड़ी कर दी। जब सिकंदर ने और उसकी सेना ने इस तटबंदी को देखा, तो सेना की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे बढ़े। सिकंदर ने कहा, आगे बढ़ो, लड़ो, मुझे ये राज्य जीतना है। लेकिन उसकी सेना इतने डर गई थी कि आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये देखकर सिकंदर उसने सीढ़ियाँ लगाकर वो खुद ही चढ़ने लगा अपनी सेना को प्रोत्साहन देने के लिए। ये देखकर उसकी सेना भी उन सीढ़ियों से चढ़कर उस राज्य में जा पहुंची और भीषण लड़ाई शुरू हुई। और मालव और शूद्रक, इन दोनों राज्यों की सेना ने, प्रजा ने ऐसा प्रतिकार दिया कि सिकंदर की सेना डर के मारे कांप उठी। ऐसे में एक वीर ने खुद सिकंदर की ओर एक बाण चलाया, जो बाण सिकंदर के शरीर में जा घुसा। उस बाण के कारण सिकंदर मूर्छित हो गया। उसे रणभूमि से बाहर ले जाया गया। पूरे शरीर पे खून छा गया था सिकंदर के।
जो सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, इस दुनिया को जीतने के लिए निकला था, वो सिकंदर एक भारतीय छोटे से राज्य के एक सामान्य सैनिक के बाण से घायल हो पड़ा था। जब सिकंदर फिर से जाग उठा तब उसे समझ में आया कि इन दो राज्यों को हराना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए उन दोनों राजाओं के साथ उसने संधि कर ली। अब यह सब देखकर सिकंदर की सेना उसने विद्रोह कर दिया। उसने सिकंदर से कहा कि बहुत हो गया, अब हम और नहीं लड़ सकते, इस भारत देश को जीतना नामुमकिन है। तब सिकंदर ने कहा अपने सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए कि देखो, इससे पहले हमने कई राज्य जीते हैं, लेकिन जब तक हम भारत नहीं जीत लेते, जब तक हम भारत लूट नहीं लेते, तब तक हम विश्व विजेता नहीं बन पाएंगे। अरे ये तो सिर्फ छोटे छोटे राज्य हैं, इसके बाद जो मगध का साम्राज्य है, जो सबसे बड़ा है, उसकी सेना तो इससे भी बहुत बड़ी है, इससे हमें लड़ना है, और तुम अभी से थक गए। ये सुनकर सिकंदर की सेना वो तो डर के मारे कांप उठी। सिकंदर को लगा था कि वो अपनी सेना को प्रोत्साहन देगा, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर की बात है, उसकी सेना को लगा कि अरे ये तो अभी तक छोटे छोटे राज्यों को हमने जीता, लेकिन उसमें ही हमारे इतने सैनिक मारे गए। अगर हम और बड़े बलशाली साम्राज्य की ओर जाएंगे तब तो हमारा बचना नामुमकिन है। यही सोचकर उन्होंने सिकंदर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या आप जानते हैं कि सिकंदर को बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ, बड़े बड़े फिलोसोफर के साथ बैठकर बातें करना भी बड़ा पसंद था। वो खुद एरिस्टोटल के शिष्य थे। तो ऐसा कई बार होता था कि भारत के कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अलेक्जेंडर उनसे मिलने जाते थे। एक बार ऐसे ही एक ऋषि मुनि के पास वो मिलने गए। हुआ यूँ था कि उसके एक सैनिक ने एक ऋषि मुनि के पास वो पहुँचे और उस ऋषि मुनि से कहा कि बादशाह सिकंदर आपसे मिलना चाहता है। लेकिन उस ऋषि मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे उस सिकंदर से मिलने में कोई रस नहीं है, अगर उसे मेरे पास आना है तो लेकर आओ। जब सिकंदर उसके पास पहुंचा तो सिकंदर ने पूछा कि क्या मैं भारत जीत पाऊंगा, क्या मैं विश्व विजेता बन पाऊंगा। तब उस ऋषि मुनि ने कहा कि क्या तुमने कभी धनुष को देखा है? जैसे एक धनुष, अगर तुम उसकी एक ओर बैठ जाओगे तो दूसरी ओर से वो ऊपर आ जाएगा, और अगर दूसरी ओर बैठोगे तो इस ओर से वो ऊपर आएगा। तुम्हारे भारत विजय जो तुम निकले हो भारत जीतने के लिए, उसका भी वैसे ही हालत होने वाली है। तुम जैसे ही एक प्रदेश जीतोगे और आगे बढ़ जाओगे तो वो प्रदेश विद्रोह करके तुम्हारा राज्य, तुम्हारी गुलामी को छोड़ देगा, और जैसे ही तुम आगे पहुंचकर वो प्रदेश जीतकर वापस आओगे तो वो प्रदेश विद्रोह करके तुम्हारी उन गुलामी की बेड़ियों को छोड़ देगा, और इस तरह से तुम कभी भी भारत जीत नहीं पाओगे। इस तरह के बड़े ही वीरतापूर्ण उत्तर हमारे ऋषि मुनि तक देते थे। अब ये सब देखकर सिकंदर को समझ में आया कि भारत को जीतना विफल, कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन अब वो पीठ दिखाकर भागे कैसे? तो इसलिए उसने निर्णय लिया कि जो भी छोटे मोटे राज्य हमें समुंदर तक पड़ेंगे उनको जीतेंगे, और समुंदर के रास्ते से हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। और यही सोचकर वो धीरे धीरे छोटे मोटे राज्यों पर जीत हासिल करके समुंदर की ओर से भारत छोड़कर चला गया। सिकंदर बड़ा ही दुखी था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो भारत पर राज करे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो भारत का 1/3 हिस्सा भी नहीं जीत पाया था। केवल आज का जो पाकिस्तान का कुछ प्रदेश है, अफगानिस्तान का कुछ प्रदेश है, सिर्फ केवल उतना ही प्रदेश वो जीत पाया था। केवल सिंधु नदी के आसपास के छोटे मोटे राज्यों को ही वो जीत पाया था। इसके अलावा भारत के किसी भी बड़े राज्य को वो नहीं जीत पाया था। जाने से पहले उसने जितने राज्य जीते थे वहाँ पर अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स और कुछ सेना को छोड़ दिया था, ताकि उस राज्य की रक्षा कर सके और अपना शासन उस पर बनाए रख सके। और ये देखकर सिकंदर वापस लौट गया, और सिकंदर बड़ा ही दुखी था। जो बाण उसे लगा था युद्ध भूमि पर, उसका जहर उसके शरीर में फैल रहा था। उसे इस बात का, उसका घमंड तो चकनाचूर हो ही गया था, लेकिन उसे इस बात का बड़ा दुख था कि वो भारत नहीं जीत पाया था, कि भारत के सामने झुक गया था। केवल छोटे मोटे राज्य जीतकर वो भारत से जा रहा था। और ऐसे ही बड़े ही दुखद और बड़े ही दर्द में उसकी मृत्यु हो गई।
वो अपने घर पर वापस तक नहीं पहुंच पाया था। ये हालत हुई थी सिकंदर की। अब आप समझ सकते हैं कि भारत ने सिकंदर को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जो राज्य छोटे मोटे सिकंदर ने जीते थे, वो राज्य भी ज़्यादा देर तक उसके हाथ में नहीं रह पाए। सिकंदर के जाते ही अगले 50 सालों में वो सारे राज्यों ने विद्रोह कर दिया और यहाँ के भारतीय सेना ने, यहाँ के वीरों ने सिकंदर की सारी सेना जो वो पीछे छोड़ गया था, उन सभी को मारा, ख़त्म कर दिया और अपने वीरश्री से, अपने पराक्रम से इस देश के इतिहास में एक सुवर्ण पन्ना लिखा। और इस तरह से जो जो राज्य सिकंदर ने जीते थे, वो सारे राज्य फिर से आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए और अखंड भारत का हिस्सा बन गए। और इस तरह से पूरी तरह से सिकंदर या उसके आक्रमण का नामो निशान तक हमने मिटा दिया था। ये है सच्चाई। हमें सिखाया जाता है कि सिकंदर ने इस भारत को लूटा, हमें गुलाम बनाया। सच्चाई तो ये है कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया था। वो बिना लड़े, बिना जीते, केवल कुछ छोटे मोटे राज्य जीतकर लौट गया और दुख के मारे, कष्ट के मारे मर गया। अपने घर पर भी वापस नहीं पहुंच पाया था। और भारतीय राजा ज़्यादा देर तक उसकी गुलामी में नहीं रहे। उन्होंने फिर से उसकी गुलामी को छोड़ दिया और युद्ध करके अपना पूरा देश फिर से आज़ाद करवाया, फिर से स्वतंत्र करवाया। ये है हमारे देश का एक इतिहास का एक सुवर्ण पन्ना, जिसके बारे में आज तक हमें नहीं सिखाया गया था। जिस सिकंदर को विश्व विजयी बनना था, उस सिकंदर का घमंड मिट्टी में मिला दिया और सिकंदर को खुद मिट्टी में मिला दिया। वो है हमारा देश और वो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। ये था आज के लिए। फिर से आऊँगा मैं एक नई कथा को लेकर। तब तक इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम।